नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ड्यू के दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता राय, और इनसे हम चर्चा करेंगे जो इस समय सबसे बड़ा टॉपिक है कि ड्यू सीसेस फेज़ 2 के लिए स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस कैसे बनाएं। आपको बता दें, प्रोफेसर सविता रॉय फिजिक्स की भी बहुत जानी मानी प्रोफेसर हैं। स्वागत है प्रोफेसर रॉय हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, एडमिशन सीज़न ऑन हो गया, अच्छा हुआ आप आ गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे फिज़िक्स के साइंस के स्पेशली बच्चों के लिए कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। और क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस ऑन है, हमारे यूनिवर्सिटी में फ़िज़िकल साइंसेस और लाइफ साइंसेस 2 स्ट्रीम है, बायोलॉजिकल साइंस कहिए या फिज़िकल साइंस कहिए। तो फिज़िकल साइंसेस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस ये कॉम्बिनेशंस आते हैं, और लाइफ साइंसेस में आपके बॉटनी और ज़ूलॉजी कॉम्बिनेशन आते हैं। केमिस्ट्री कॉमन है हर एक में। तो जिस बच्चे को साइंस का कोई कोर्स या ऑप्शन लेना हो, उस बच्चे को पहले अपना खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको ऑनर्स अगर करनी है तो साइंस में किस स्ट्रीम में करनी है। अगर फिज़िक्स लिया हुआ है उसने क्लास 12th में, तो नेचुरली वो फिज़िक्स के साइड जाएगा। अगर उसने बायोलॉजिकल साइंसेस दिया हुआ है तो वो नेचुरली बायोलॉजिकल साइंसेस पे जाएगा। अब कॉलेजेस की जहाँ तक बात आती है कि कौन सा कॉलेज साइंस के कोर्सेज़ के लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, तो इस मामले में मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बताना चाहती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सारी फैकल्टी एक कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होती है। फैकल्टी के पढ़ाने में या उनकी क्वालिफ़िकेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो मुनमुन जी, बच्चा अगर रामजस कॉलेज में एडमिशन लेता है, चाहे बच्चा दौलत राम कॉलेज में साइंस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहा है, या कोई बच्चा मैत्रेयी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है साइंस का एडमिशन कोर्स में, तो मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगी कि आपको फैकल्टी बेस्ट मिलेगी, क्योंकि हमारी फैकल्टी के रिक्रूटमेंट की प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड है। हम लोग यूनिवर्सिटी का एक पैनल होता है, यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आते हैं और हर एक सिलेक्शन कमेटी में वाइस चांसलर साहब के नॉमिनी होते हैं। तो वो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। हमारे पास बहुत स्ट्रिक्ट स्कोरिंग सिस्टम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हर एक फैकल्टी पास करती है, तभी वो एलिजिबल होती है इंटरव्यू देने के लिए। इतने रिगरस प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी फैकल्टी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक साइंस कॉलेज में सेम तरह से रिक्रूटमेंट हुई है। इसलिए ये बच्चों को सोचना चाहिए कि जिस कॉलेज में भी वो एडमिशन ले, पहले सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिस कोर्स भी उनको वो कोर्स करना है वो पहले वो डिसाइड करें, उसके बाद वो कॉलेज को देखें। ये बच्चे कई बार मुनमुन जी गलत फहमी में चले जाते हैं कि मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, उस कॉलेज में अगर वो कोर्स नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे 2nd, 3rd, 4th प्रेफरेंस वाले कोर्स को ले लेते हैं। उससे लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है उनका। नहीं, ये बच्चों को बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द कोर्स एंड द सेकंड प्रायोरिटी शुड बी द कॉलेज, एंड देयर इज़ नथिंग कॉल्ड campus college or off campus college or side college or that. There is no such concept. We have got colleges ranging in the NAC rank A grade to A++ grade all over the university. I don't think there is any other university which has got so many constituent colleges which are the topmost colleges. If you see the list of the NIRF ranking, हमारे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, मिरांडा हाउस, आपके करोड़ीमल कॉलेज, ये सारे कॉलेज टॉप 50 कॉलेजेस ऑफ दी कंट्री में आते हैं, और इन सब में पढ़ाई इक्वली बहुत अच्छी होती है। इसलिए बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो कॉलेजेस को ऑप्ट करें जिसके अंदर उनको सब्जेक्ट का चॉइस मिल रहा है। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ खोली हैं। आप अगर एक कोर्स ले रहे हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स ऑनर्स कोर्स लिया, तो आप सिर्फ फ़िज़िक्स ऑनर्स कोर्स नहीं करेंगे, आपके पास बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ़िज़िक्स के साथ कोई दूसरा कोर्स भी पैरेलल आप कर सकते हैं।
मान लीजिए आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कोर्स करना चाहते थे और दौलत राम करने से करना चाहते थे, आपको एडमिशन नहीं मिला, आपने केमिस्ट्री ऑनर्स कोर्स में एडमिशन ले लिया। आप अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क है, आप उस फ्रेमवर्क को निकालिए और उसके अंदर मैथ्स अगर आपका मेन कोर्स है ऑनर्स का, तो आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स तो मैथ्स ले ही रहे हैं, आप अपने जीई पेपर्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स, प्रोजेक्ट्स ऐसे ले जो आपकी इच्छा थी पढ़ने की और एडमिशन नहीं मिला, जैसे मैथमेटिक्स ले लिया। तो आप जब 3 साल के बाद आपको क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे, आपका मेजर आपका फिजिक्स हो जाएगा, आपका माइनर मैथमेटिक्स हो जाएगा, एंड विद दैट यू विल बी एबल टू डू योर पोस्ट ग्रेजुएट degree in the mathematics also. So this possibility has opened up. Also आपके पास इसमें चॉइस है, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर में आपने एक सेट ऑफ कोर्स किया, आपने क्रेडिट्स 22 क्रेडिट हर एक सेमेस्टर में मिनिमम है, आपने उसको अर्न किया 44 क्रेडिट एक साल में, आप ब्रेक करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको सडनली एक अच्छी सी कहीं ऑफ़र आ गई, कहीं प्राइवेट कंपनी में कुछ करने की या आईटीआई में कुछ सीखने की ऑफ़र आ गई, आप अपनी पढ़ाई को वहीं ब्रेक कर लीजिए, एक सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के आप एग्ज़िट कीजिए और वो जो आपको चॉइस का वोकेशन या इन बिटवीन कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है वो आप करके आप अगले साल दोबारा उसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में ब्रेक के बाद एडमिशन लीजिए, हम आपको सेकेंड ईयर में डिप्लोमा देंगे, एग्जिट कर सकते हो, नहीं तो थर्ड ईयर, नहीं तो फोर्थ ईयर में आप रिसर्च डिग्री के साथ बाहर इस करिकुलम को करके निकल सकते हो। तो मुनमुन जी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब वो सिस्टम जो 10-15 साल पुराना जिसके अंदर हम लोग पढ़े थे वो अब नहीं है, बच्चों के लिए ये सिस्टम बनाया है एजुकेशन सिस्टम, पूरा बच्चे खुद अपने कोर्स को, करिकुलम को डिज़ाइन करके तब अपने कोर्स को डिज़ाइन करके तब पास होंगे। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं मुझे। तो मैम एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि ये सब तो पॉसिबिलिटीज तब होंगी जब उनका ड्यू में एडमिशन होगा जी। तो नॉर्मलाइज कोर्स से स्टूडेंट्स का स्कोर कम हो गया है और वो बहुत डरे हुए हैं कि लो मार्क्स है और हमारा एडमिशन कैसे होगा, और प्रेफरेंस शीट बनानी है और बहुत कम समय रह गया है ड्यू की पोर्टल पे भरने के लिए, तो आप कैसे एडवाइस करेंगे अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनाए? वो सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस शीट अपनी कॉलेज के बेसिस पे ना बनाएं, कोर्स के बेसिस पे बनाएं। उसके अंदर मैं एडवाइस करूँगी कि जो पिछले साल का थोड़ा बहुत एडमिशन कट ऑफ है उसका ध्यान रखें। मान लीजिए अगर आपका, जैसे आप कह रहे हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका लो स्कोर आया है, अगर लो स्कोर वाला बच्चा आज के दिन इकोनॉमिक्स का मान लीजिए एडमिशन करना चाहता है और वो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या लेडी श्री राम कॉलेज अगर अप्लाई कर देता है, तो होगा ये कि जो बाकी इक्वली गुड कॉलेज है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा आपके आईपी कॉलेज में भी है, आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा एआरएसडी कॉलेज में भी पढ़ाई हो रही है, A++ ग्रेड है उसका नैक का, आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा दौलत राम कॉलेज में भी आ रहा है, तो आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बहुत हाई स्कोर वाले जो कॉलेजेस जो फर्स्ट कट ऑफ में बंद हो जाते हैं उनको ना चूज़ करके आप सेकेंड हाई स्कोर जिसमें गए थे लास्ट ईयर उनको चूज़ कीजिए, आपका वहाँ पे एडमिशन निश्चित हो जाएगा। आप चॉइस दे सकते हैं कि आपका मान लीजिए अपग्रेडेशन की पॉसिबिलिटी रखना चाहते हैं तो हो सकता है आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसी कॉलेज में देखें जहाँ आपको लगे कि लास्ट ईयर मेरे से थोड़े से हाई नंबर पे कट हो गया, हो सकता है वो इस बार आपके रीच में आ जाए, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए, दूसरे को सेकेंड दीजिए, लेकिन डेफिनेटली एक प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस पे वो कॉलेज रखिए जिसके अंदर लास्ट ईयर आपका एडमिशन आ चुका, तो आपको ये भी है कि आपको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन मिल जाएगा, आपको अपग्रेडेशन के चांस भी मिलेंगे। आप एक बार एडमिशन ले करके आप उस कॉलेज के बारे में भी पता कर सकते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ क्या हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छे डांस में बहुत अच्छे हों, आपके पास स्पोर्ट्स बहुत अच्छा हो और वो कॉलेज स्पोर्ट्स के लिए जाना माना कॉलेज है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी और आइडियाज़ और एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पहले चॉइस भरें, अपनी वोकेशन भी देखें कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या उस कॉलेज में अवेलेबल है, अगर है तो आप उस कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए। टीचिंग हर एक कॉलेज में बराबर होती है और जहाँ तक रिसोर्सेज शेयर करने की बात है, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्लस्टर्स बने हुए हैं। अगर मान लीजिए आप
लक्ष्मीबाई कॉलेज को इसलिए चूज़ कर रही हैं फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए कि वहाँ पे फैशन टेक्नोलॉजी का एक स्किल कोर्स चल रहा है और दौलत राम में नहीं है, तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि क्लस्टर के अंदर लक्ष्मीबाई कॉलेज है। अगर मेरा स्टूडेंट कोई अगर फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स स्किलिंग में करना चाहता है तो वो बच्चा लक्ष्मीबाई कॉलेज में जाता है, कोर्स ख़त्म करके हमारे कॉलेज में आता है, हम उसको उतने ग्रेड्स लक्ष्मीबाई कॉलेज से लेकर के देते हैं। तो वो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो श्यामलाल कॉलेज मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में एडमिटेड है, लक्ष्मीबाई कॉलेज में है चाहे खालसा कॉलेज में है, मिरांडा में है चाहे कोरोडीमल कॉलेज में है, कोई भी बच्चा इन कॉलेजेस में कोई भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एजुकेशन कोर्स, लैंग्वेज कोर्स, कोई भी कोर्स करना चाहता हो जो उस कॉलेज में नहीं है, वो किसी और कॉलेज में जा कर के वो कर सकता है। ये ऑप्शन हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लास्ट ईयर से दी है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसलिए इन बच्चों को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम ड्रामेटिक सोसाइटी में हैं और हमें ड्रामा करना है, हमें इसी कॉलेज में चाहिए। ड्रामेटिक सोसाइटी अब हर एक कॉलेज में इक्वली वाइब्रेंट स्पेस में है और सबको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। फेस्टिवल्स में हर एक कॉलेज के बच्चे आते हैं और ज्वाइन करते हैं। तो ये पहले आप सब्जेक्ट चूज़ करें, लास्ट ईयर की रिज़ल्ट देखें, एडमिशन का प्रोफाइल उस कॉलेजेस का, और उसके हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस शीट भरें। प्रेफरेंस शीट भरने में बिल्कुल लॉजिकली विदाउट थिंकिंग कि ये कॉलेज अच्छा है कि बुरा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सब कॉलेज इक्वल हैं। आप नैक स्कोर खुद देखेंगे, NIRF स्कोर खुद देखिए, और जिन कॉलेजेस को कोई कहता है कि ऑफ कैंपस कॉलेज, दे आर डूइंग मच बेटर देन सम ऑफ द कैंपस कॉलेजेस ऑल्सो। मतलब पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। बिल्कुल चेंज हो गया है मुनमुन जी। अब हम तो ये सोचते हैं कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर कोर्स कराना है और मेरे को वो कोर्स देशबंधु कॉलेज में अवेलेबल है, आई विल गो फॉर देशबंधु कॉलेज। और अगर एक पर्टिकुलर कोर्स ANDC में बहुत अच्छा चल रहा है तो आई विल गो फॉर ANDC कॉलेज। मेरे लिए कोर्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मैम आपने बता दी। अब क्या पेपर और पेन लेकर भी बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर लें? मुनमुन जी, पेपर और पेन के लिए तो जहाँ तक बात है, अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क में बिल्कुल यही बताया गया है कि आप एक ब्लैंक शीट लीजिए और उसके अंदर लिखिए कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, किस कोर्स में आपको ऑनर्स करना है। मल्टीडिसिप्लिनरी तो हम अभी छोड़ते हैं, मल्टीपल जो पहले का अर्सवाइल प्रोग्राम कोर्स था, आप पहले लिखिए आपको ऑनर्स किस कोर्स में करना है और साथ आपका विश लिस्ट क्या है दूसरे कोर्स में। अगर ऑनर्स में मिल रहा है तो आप लिस्ट लगाइए कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग लास्ट डे कहाँ गए थे। पेन पेपर लेकर के उनकी मेरिट बनाइए और अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कोर्स, आई एम इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन। उसके बाद आप ये भी देखिए कि आपका पेंटिंग का चॉइस है, आपको म्यूज़िक का चॉइस है, आपने जो लिस्ट बनाई अपने कॉलेजेस की, किसमें वो वाली सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं, किसमें वो वाले फ़ायदे हैं जो कि आप कर सकते हो। लेकिन इन सब के साथ बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे कॉलेज में सीट्स जो है ना लास्ट डेज तक नहीं भरती, क्योंकि थोड़ा नोशन है लोगों में कि नहीं ये कॉलेज में नहीं जाना। ये बिल्कुल गलत नोशन है। आपको रियलिस्टिक फिगर, रियलिस्टिक प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसमें ये हो कि आपका कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस है, देन यू गो फॉर द कॉलेज, उसकी एक्टिविटीज़। अब क्लस्टर में होने की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे स्किल एनहांसमेंट, बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज शेयर्ड हैं। मैं दौलत राम में रह करके आपके हिंदू कॉलेज से लेके मिरांडा हाउस तक के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन बच्चे को अपना UGCF का शीट प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अपने कोर्स पे फोकस करें, कॉलेज पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, अपने कोर्स पे फोकस करें। कॉलेज आपका जो भी आप चूज़ करोगे ना, वो आपको वो सारी टेक्निक और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। और फैकल्टी जहाँ तक बात है, मैं बिल्कुल एश्योर करती हूँ सारी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी थ्रू सेम सिलेक्शन प्रोसेस रिक्रूट होती है। मैम, जो प्रेफरेंस बनाने की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप स्टूडेंट को क्या सलाह देगी, लगभग कितनी प्रेफरेंस बनाए हो? आप जितने कॉलेजेस है सबकी बनाओ, डोंट लीव टू 10-12। आपकी अगर टॉप के प्रेफरेंसेस हो, अगर आपने फर्स्ट 10 पेपर पेन लेकर के प्रॉपरली पिछला जो एडमिशन हुआ है उसका
और जो अपने मार्क्स हैं वो, जो कॉलेज की स्टेटस है वो, और सब्जेक्ट की उसके अंदर क्या रैंकिंग है वो, अगर ये 4 क्राइटेरिया को लेकर के आपने पेपर पेन बनाया, लिस्ट बनाई, तो आपका फर्स्ट कट ऑफ क्या सेकंड कट ऑफ में 100%, चाहे लो भी स्कोर हो जाना चाहिए। ये नहीं होगा कि आप ये सोचे कि आप ऐसे अनरियलिस्टिक कॉलेजेस को ऊपर रख देंगे कि उसमें एडमिशन लास्ट ईयर में फर्स्ट कट ऑफ में हो गए थे, आपका लो स्कोर है, मान लो बहुत लो स्कोर है, तो वो नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेजेस में रखेंगे जहाँ पे वो स्कोर आज गया था लास्ट टाइम, वो अगर आप अपने 3rd या 4th प्रेफरेंस पे रखते हैं, वो आपको मिल जाएगा फ़ौरन। तो पहले आप अपनी जगह बनाइए, उसके बाद अपग्रेडेशन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपग्रेडेशन पॉसिबल है, हो जाएगी अगर सीट वहाँ जैसे खाली होंगी। लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं कि आप 3rd 4th कट ऑफ लिस्ट तक आप सिर्फ उन्हीं कॉलेज को सोचते हैं कि वहाँ एक वैकेंसी खाली हो तब आप जंप करें, वो नहीं करें आप। जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं मैम, उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं, उनको लास्ट में क्या आप एडवाइस करेंगे? मैं पेरेंट्स को तो यही कहूँगी कि आप जिस कॉलेज में आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और जिस कॉलेज में आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, मैं दोनों कॉलेजेस को विज़िट कीजिए। आपको आज पता चलेगा कि जो 10-15 साल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का जो स्टेटस था उससे और आज बिल्कुल देयर इज सी लॉट ऑफ चेंजेस, एंड यू विल फाइंड कि जो कॉलेजेस आप सोचते थे कि मैं विज़िट भी नहीं करूँगा, वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस दे हैव इमर्ज्ड एज। तो ये पेरेंट्स को खुद जा कर के मैं तो ये एडवाइस करूँगी, बल्कि पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। मेरे पास तो आ भी रहे हैं, मेरे पास 2-3 बच्चे, उनके पेरेंट्स आए थे कि मैडम हम आपका कॉलेज देखना चाहते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। दे वेंट अराउंड, कॉलेज भी देखा, उसी तरह वो बाकी कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं, देखते हैं। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पहले 10-15 साल पहले जो होता था वो और आज के दिन के स्टेटस में बहुत फ़र्क है। हर एक कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिल्कुल तैयार है अपने नए बच्चों को लेने के लिए, एडमिशन करने के लिए और बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी।